नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी सहयोगी सोनाली राय। तो अब सुबह के बज रहे हैं 8:30 और वक्त हो चुका है आपको खबरों का डोज देने का। इसी के साथ अब ऐसे में सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपके फायदे की खबरें हैं वो आपको इस कार्यक्रम में हम बताएंगे। एक अनोखा लहजा, एक अलग अंदाज, रेडियो और टीवी का गजब कॉम्बिनेशन। अनोखे लहजे और अलग अंदाज, जहां पर आपको खबर सुनाएंगे भी, साथ ही साथ रेडियो के अंदाज में और टीवी के अंदाज में आपको खबर दिखाएंगे भी। आप ही की गलियों से लेकर के आपके दिन भर की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ यहाँ हर खबर होगी आपके मतलब की। तो चलिए बसंत, शुरू करते हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो जो सबसे पहली जानकारी हम दर्शकों को दे दें सोनाली, अब दिल्ली से ये पहली जानकारी है। कहानी किसी मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान की नहीं बल्कि अपनी ही राजधानी की, जहां पर पानी आजकल बूंद बूंद में अब कह सकते हैं कि ड्रामा कर रहा है। और फिलहाल जनता सिर्फ देख देख कर आंखें भर रही है। भाई आखिर हो क्या रहा है राजधानी में? बिल्कुल, करावल नगर की 4,60,000 की भारी भरकम आबादी आजकल ऐसे ही जी रही है जैसे पानी ने उससे पुराना कोई उधार ले रखा हो और वापस करने का मन ही नहीं हो रहा हो। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो मालवीय नगर, जिसकी आबादी लगभग आधी है, वहां पर पानी ऐसे बह रहा है जैसे किसी ने वीआईपी पास दिखा दी हो। और साथ ही साथ गुलमोहर पार्क की भी ऐसी ही स्थिति है, जहां पर बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। और ये जो गुलमोहर पार्क इलाका है, पोश इलाकों में काउंट आउट होता है। अब ऐसे में जहां पर लोग करोड़ों के बंगले में रहते हैं, लेकिन पिछले 15 दिनों से नलों से पानी नहीं है, बल्कि यहाँ पर मिस्ट्री फ्लूड आ रहा है। इसका मतलब ये कभी काला कभी नीला पानी आ रहा है भाई। और ये पता नहीं कि ये रंग आखिर कहाँ से। लोग कह रहे हैं कि सीवर का पानी आ रहा है, कभी बुधवार तो कभी ऐसा कि देखकर मन बोले भाई ये पीना है या फिर इससे डर आ जाए। अब जब पानी नहीं आता तो टैंकर आता है, लेकिन वो भी कोई सरकारी नहीं बल्कि 3500 से लेकर 6000 वाला एक लग्जरी वाटर सर्विस पैकेज मिलता है। लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में रह रहे हैं या फिर किसी वाटर थीम पार्क के ट्रायल सर्विस में फंसे हो, झुग्गी हो या बंगला, सबकी एक ही डिमांड है, पानी दो चाहिए। बिल्कुल, तो सवाल सीधा है कि क्या दिल्ली में पानी भी अब कंफर्म टिकट देखकर मिलता है, या फिर ये सिर्फ एक ऐसी लाइन है जिसमें जनता खड़ी है और सप्लाई हमेशा होल्ड पर रहती है। अब ऐसे में बसंत सवाल है, क्योंकि हर एक इलाके की अगर दिल्ली की बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी की किल्लत है, लोग परेशान हैं। अब भीषण गर्मी और उसी के बीच में पानी की किल्लत, लोग काफी ज्यादा परेशान है और मांग इनकी ओर से यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो। बिल्कुल, जो 5 मुख्य बातें हैं ना, आपको बताते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में भारी असमानता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मालवीय नगर की आबादी करावल नगर से आधी है, लेकिन उसे करावल नगर यानी कि यहाँ पर 5.58 MGD की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा पानी, 14.18 MGD पानी मिल रहा है। ये असमानता है ना जो सोनाली ये खत्म करनी होगी कि भाई आबादी के हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आपका जो पूरे के पूरे पानी की क्षमता है, ये अगर आप सप्लाई कर रहे हैं ना। अब ऐसे में पौष इलाकों में भी हाहाकार मचा हुआ है। सिर्फ झुग्गी बस्तियां ही नहीं बल्कि गुलमोहर पार्क जैसे करोड़पतियों वाला इलाका जिसे आप कहते हैं, वहाँ पिछले 15 दिनों से पानी नहीं है, लोग परेशान हैं। लोग 3500 से 6000 रुपए तक प्राइवेट टैंकर के लिए देने के लिए मजबूर हैं। और भाई उनके लिए 3500-6000 भी क्या, जिनके करोड़ों के बंगले हो सोनाली। लेकिन इससे तो वो समझ सकता है ना कि जो एक प्राइवेट सेक्टर में काम करता हो आदमी, जिसे ये पता हो कि भाई आज 20 रुपए की अगर बोतल खरीदनी है तो पैसे भरने होंगे हमें, है ना। बिल्कुल, अब ऐसे में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। टैंकर का पानी यूज कर रहे हैं, बाहर से मंगवा रहे हैं, पीने के लिए पानी भी खरीद रहे हैं। न्यू मोती नगर और गुलमोहर पार्क जैसे इलाके हैं जहां पर गटर जैसा बदबूदार और दूषित पानी आ रहा है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। लोग पीना तो छोड़ दीजिए उस पानी को, बसंत लोग कपड़े या फिर बर्तन तक वॉश नहीं कर सकते। ऐसा गंदा। 12 से 13 विधानसभा क्षेत्रों में हर साल सबसे ज्यादा शिकायतें आती हैं, जैसे ठीक करने के लिए सरकार वाटर रैशनलाइजेशन प्रोजेक्ट लाने की सोच रही है। निजी टैंकरों की लूट और भ्रष्टाचार एक सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर संकट के बीच में जल बोर्ड के कर्मचारियों की तरफ से अंडर द टेबल पैसे मांगने और प्राइवेट टैंकर माफियाओं की तरफ से मनमाने दाम वसूलने के कई गंभीर आरोप स्थानीय लोग लगा देते हैं जब इस तरीके के मामले देखने को मिलते हैं। सोनाली, आप क्या सोचते हैं
कब जाके निपटेगा ये जल संकट? ये तो या तो सरकार बता सकती है, प्रशासन इसका जवाब वो दे सकते हैं, या फिर भगवान ही बता सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक इस समस्या का समाधान होता है। इसको लेकर के हालांकि कदम तो उठाए जा रहे हैं सरकार की ओर से, पर देखने वाली बात होगी कि इस समस्या का समाधान कब होता है, और क्या जो इस गर्मी में लोग समस्या से जूझ रहे हैं, क्या अगली गर्मी में जो हालात होंगे वो बदलेंगे, तो देखने वाली बात होगी। अगली गर्मी की तो बात छोड़िए सोनाली, अभी तो जून का महीना है, ये अगर निकल जाए वो बहुत गनीमत हो भाई। अभी तो चलिए थोड़ा है बरसात का मौसम थोड़ा सा राहत देता तो ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से पानी को लेकर दिक्कत है, मुझे लगता है कि भाई ये सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। अब होता ही है ना सोनाली की गर्मियों का समय जब बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो एक बड़ी दिक्कत रहती है कि पानी की नीड उस समय कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। आप पानी ज़्यादा पीने लगते हैं, वाटर इंटेक आपका होने लगता है। जहाँ सर्दियों में आप दिन में एक बार नहाते, कभी कभी तो आप नहाते भी नहीं है जैसे सोनाली, और वो दिन में 2-2 बार नहा जाते हैं। फिर ये तमाम चीज़ें हैं जहाँ पर पानी की जो इंटेक है वो बढ़ जाता है, पानी की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। अब ऐसे में अगर पानी की किल्लत हो जाए तो मुझे लगता है कि पानी खुद को ही एक वीआईपी मेंबर की तरह सोच रहे हैं, थोड़ा देर से आते हैं नहीं आते हैं, कैंसिल करते हैं। बिल्कुल बसंत, अब लोग जो हैं, स्थानीय लोग हैं, उनकी ओर से मांग की जा रही है। कई जगहों पर तो प्रदर्शन भी देखने को मिला, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए, क्योंकि गर्मी में वैसे भी पानी की जो खपत है वो ज़्यादा होती है। चाहे नहाने की बात कर लें, कपड़े धोने हो, और बाकी अन्य जो चीज़ें हैं उनमें ज़्यादा ज़रूरत बढ़ जाती हैं चीज़ें। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि जब ये कोई नई समस्या तो है नहीं, हर साल अगर एक समस्या है तो इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए कि हर साल अगर आप एक समस्या से जूझ रहे हैं तो फिर आप क्या उपाय कर सकते हैं। और अब ऐसे में जो दिल्ली वाले हैं उनके लिए तो अब सरकार ये कह रही है कि भाई थोड़ा पानी आप ध्यान से इस्तेमाल करें, ध्यान से। वो देखिए सभी जानते हैं कि अगर पानी कम आ रहा है तो फिर लोग ऑटोमेटिकली उस हिसाब से खुद को जो है वो ढाल लेते हैं कि पानी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, पानी की वेस्टेज कम होती है। लेकिन ये थोड़ा सोचना चाहिए सरकार को, प्रशासन को, कि जल्द से जल्द कदम उठाया जाए, क्योंकि आने वाले समय में गर्मी और ज़्यादा बढ़ने वाली है जून के महीने में। अभी फिलहाल जिस तरीके से खबरों में आगे बढ़ते हैं, सोनाली अगली खबर क्या है बताएं ज़रा। बिल्कुल बसंत, कहते हैं कि जब लापरवाही हद से आगे बढ़ जाती है तो उसका अंजाम बहुत भयावह होता है, और दिल्ली के सैदला जाब इलाके में भी 5 मंजिला इमारत हादसा इसी की एक दर्दनाक मिसाल बन गई, जिसमें कई लोग घायल हुए, कई लोगों की मौत भी हो गई है। अब इसी को लेकर के प्रशासन की तरफ से एक्शन भी लिया गया है। बिल्कुल, अब क्या हुआ है हादसा में आपको बताते हैं। 30 मई की शाम सैदुल्ला जाब वेस्ट एंड मार्ग की गली नंबर 5 में स्थित एक 5 मंजिला इमारत जो है वो भर कर गिर गई थी, और ये मामला अब बहुत ज्यादा हाईलाइट हो चुका है। कुछ ही सेकंड में पूरा ढांचा मलबे में बदल गया था। इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की जान चली गई थी, और उसके बाद अब इसलिए हाईलाइट हुआ क्योंकि एमसीडी का बहुत जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। इसके बाद 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? पुलिस ने इस मामले को लेकर भवन मालिक करमवीर जुएलदार को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को साकेत कोर्ट में पेश किया गया। आगे की कार्रवाई लगातार चल रही है। पुलिस ने कोर्ट से 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन फिलहाल अदालत ने मामले को देखते हुए 3 दिन की पुलिस हिरासत में उन्हें भेजा है। पुलिस का पूछताछ और फिलहाल कार्रवाई का सिलसिला चल रहा है, लेकिन असली चीज यहाँ पर क्या है कि एमसीडी पूरी तरह से एक्शन में है। अब ऐसे में जिस तरीके से एमसीडी का एक्शन इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रहा है, अब देखने की बात होगी कि आगे और कौन कौन नपता है। अब ये चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि जांच में सामने क्या है। जांच में ये बात भी सामने आई है कि इमारत का निर्माण कथित रूप से अवैध तरीके से किया गया था, वहां पर होना ही नहीं चाहिए था अगर आप कायदे से बात करें तो। अब कुछ हिस्से पुराने थे, लेकिन ऊपर की मंजिल हाल ही के वर्षों में जोड़ दी गई थी, और इस इलाके, ये जो इलाका है अनधिकृत कॉलोनियों में आता है। सोनाली बिल्कुल, अब एमसीडी की इसको लेकर के बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली है। हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम ने इलाके में सख्ती और भी बढ़ा दी है, और इलाके में 81 इमारतें अवैध निर्माण के लिए चिन्हित की गई हैं, और इनमें से 42 मामलों पर कार्रवाई बाकी है। कई जगह पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है, और एमसीडी ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में पूरा इलाका सर्वे के दायरे में रहेगा और अवैध निर्माण पर
सख्त कार्रवाई आगे देखने को मिलेगी। वहीं एमसीडी का खुलासा भी सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें बसंत, तो इमारत का निचला ढांचा जो है वो तो पहले से बनाया गया था, लेकिन अगर हम बात करें तो लगभग 12 से 13 साल पुराना है, जबकि अवैध निर्माण हाल के वर्षों में किए गए थे। बेसमेंट से लेकर के चौथी मंजिल तक का निर्माण बिना सही मंजूरी के बताया जा रहा है, और जिसका खामियाजा जिन लोगों की मौत हुई, जो लोग घायल हुए, उन्हें भुगतना पड़ा। अब ऐसे में सैदुल्लाह, जो आपका ये हादसा सिर्फ एक इमारत गिरने की घटना नहीं है, बल्कि एक अवैध निर्माण और लापरवाही का एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है। अब पुलिस जांच की बात कर रही है, जांच लगातार चल रही है, कार्रवाई चल रही है। एमसीडी की कार्रवाई से साफ होगा कि आखिर लापरवाही के पीछे कौन कौन जिम्मेदार है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कार्रवाई होनी चाहिए भाई, क्योंकि अब राजधानी दिल्ली में भाई इतनी ज्यादा अवैध कॉलोनियां हैं। अब सरकार का ये फोकस है या तो फिर इन अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाए या फिर कार्रवाई इन पर सुनिश्चित की जाए। जो अवैध इमारतें बनी हुई हैं, जो बिना बात ही आप कह देते ना कि धरती पर बोझ वाला काम कर रही है, अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब लोग बसे हुए हैं, उनको वहाँ से फिर विस्थापित भी होना पड़ता है ना, उनको वहाँ से कहीं और पुनर्वास भी देना पड़ता है। ये भी एक सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोनाली, बात करते हैं एयरपोर्ट के बारे में। बिल्कुल बसंत, अब आजकल बसंत आपने देखा होगा कि लोग सबसे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचते हुए क्या करते हैं? सेल्फी लेते हैं, कोई रील बनाता हुआ नजर आता है, तो कोई विमान के सामने खड़े होकर के, यानी कि प्लेन के सामने खड़े होकर के वीडियो शूट करता हुआ नजर आता है। मेक श्योर उस समय जो प्लेन है वो रुका वरना फिर कुछ और ही शूट हो जाएगा ना। तो लेकिन अब ऐसा करना आपको भारी पड़ सकता है। अगर आप कर रहे हैं कि भाई आप गए एयरपोर्ट के प्रांगण में गए, आपने निकाला फ़ोन, कैमरा ऑन किया, रील बनानी शुरू की, सामने आपके प्लेन खड़ा है, जंबो जेट खड़ा है, आप फ़ोन निकाल के अपनी रीलबाजी में लगे हुए हैं, तो जैसा सोनाली ने बताया कि आपको ये भारी पड़ सकता है और आप हल्के पड़ सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि अब DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने फिलहाल एयरपोर्ट पर फोटोग्राफी और फिलहाल वीडियोग्राफी को लेकर नए सख्त नियम जारी कर दिए हैं। बिल्कुल, अगर आप एयरपोर्ट के सिक्योरिटी होल्ड एरिया यानी कि सुरक्षा जांच के बाद वाले हिस्से में या फिर टरमैक पर जहां पर विमान खड़े होते हैं, फोटो या वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आपको पहले एयरपोर्ट ऑपरेटर से लिखित अनुमति लेनी होगी। यानी कि रिटर्न में आपको पहले अनुमति लेनी होगी और उसके बाद ही आप वहां पर फोटो खींच सकते हैं या फिर रील बना सकते हैं। अगर आपको परमिशन नहीं दी गई है तो आप अपना फोन निकाल करके फोटो या फिर रील नहीं बना सकते वहां पर। अगर ऐसा होता है तो ये नियमों को उल्लंघन माना जाएगा। अभी फिलहाल सोनाली ने एक टर्म का प्रयोग किया, टर्मैक। इससे पहले आपको पता था टर्मैक क्या होता है सोनाली? नहीं, रन में पता होगा शायद, हाँ, है ना। तो अब ऐसे में अगर आप ऐसा करते हैं कि भाई आपने फ़ोन निकाला और आपने रीलबाजी शुरू कर दी, फोटोग्राफी शुरू कर दी, आपके अंदर का फोटोग्राफर कलाकार बाहर आ रहा है कि भाई ये एंगल से हम अगर फ़ोटो ले ले तो लाइक मिल जाएगा, अगर इस तरीके से रील बन गई तो कमेंट मिल जाएगा, और लेकिन आपके खिलाफ अब कार्रवाई भी हो सकती है ना। सवाल ये है कि आखिर सरकार ऐसा नियम लाने की ज़रूरत क्यों महसूस कर रही है? ऐसा क्यों हुआ कि भाई अगर आप फ़ोटो खींच रहे हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है, रील बना रहे हैं तो कार्रवाई, ऐसा क्यों मतलब आपको क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या है? बिल्कुल, अब दरअसल कुछ सालों में एयरपोर्ट पर रील और वीडियो बनाने का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। जो भी जाता है पहले एयरपोर्ट पर फोटो वीडियो वहां पर क्लिक करते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसके बाद पोस्ट करते हैं। तो ऐसे में इसी को देखते हुए सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। कई लोग सिक्योरिटी एरिया में भी मोबाइल निकाल करके शूटिंग जो है वो शुरू कर देते हैं और कुछ लोग विमान के बहुत करीब जाकर सेल्फी भी लेते हैं। ऐसे में सुरक्षा से जुड़ी हुई संवेदनशील जानकारियां भी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती हैं और एयरपोर्ट ऑपरेशन में भी बाधा आ सकती है, और इसी को देखते हुए DGCA की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। फोटोग्राफी की अनुमति तभी मिलेगी जब उससे विमान की सुरक्षा पर कोई खतरा न हो। यानी कि अगर आप सेल्फी ले रहे हैं, अगर आप रील शूट कर रहे हैं, तो आप एक असुरक्षा का कारण है विमान के लिए। यात्रियों और सामान की आवाजाही प्रभावित न हो आपके रील शूट करने से, आपके कैमरा हैंडलिंग से, कर्मचारियों का ध्यान न भटके और साथ ही एयरपोर्ट परिसर में भीड़ इकट्ठा न हो। इसके अलावा शूटिंग के लिए कोई स्थायी सेटअप लगाने की भी अनुमति फिलहाल नहीं होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि भाई
पूरे दल बल के साथ पहुंचते गए लोग कि आप ये कैमरा पकड़िए, आप ये कैमरा पकड़िए, हम इस एंगल से शूट करेंगे, हम इस एंगल से शूट करेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो व्यक्ति एयरपोर्ट के अंदर फोटो या फिर वीडियो शूट करेगा उसके पास वैध पहचान पत्र होना ज़रूरी होगा। अगर उसे यहाँ पर एयर साइड एरिया में जाना है तो उसे वही सुरक्षा जांच प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिससे एक सामान्य यात्री गुजरता है। बिल्कुल। और एक और बड़ा नियम ये है कि एयरपोर्ट पर होने वाली शूटिंग में विदेशी क्रू को शामिल नहीं किया जा सकेगा। अगर किसी विशेष परिस्थिति में विदेशी नागरिक शूटिंग करता है तो उसके लिए सुरक्षा एजेंसियों से विशेष क्लियरेंस अनिवार्य होगा, यानी कि उन्हें भी परमिशन लेनी होगी पहले। बहुत मुश्किल हो गया इसका मतलब। इससे अच्छा तो अपना फ़ोन आप अपनी जेब में रखेंगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब कहीं ऐसा ना हो कि भाई अगर आप फ़ोन जेब में रख कर घूम रहे हैं, राइट वाली जेब में रखा है तो ये क्यों है, लेफ्ट वाली जेब में होना चाहिए, इस तरीके की नियम बना दे। अगर कोई भी फॉर एग्जाम्पल एक बात बताइए, अगर कोई विदेशी नागरिक आता है, अगर वो रील बना रहा है, शूट कर रहा है ना, मतलब मैं रील शूटिंग की बात कर रहा हूँ ना, फोटो शूटिंग की बात कर रहा हूँ, और उसे अगर ये नियम नहीं पता है तो वैसी बात है उसको कैसे ये नियम पता होंगे कि भाई यहाँ पे जो कैमरा है या फिर आप नहीं निकाल सकते हैं। तो फिर वहाँ पर साइन बोर्ड लगे होंगे और हर कोई साइन बोर्ड के साथ अवेयर नहीं रहता है, हर कोई साइन बोर्ड की तरफ नहीं देख पाता है। अब ऐसे में फिर तो वो कार्रवाई के लिए तैयार रहे, इसका तो यही मतलब हो गया। क्योंकि सुरक्षा जाँच एजेंसियों से विशेष क्लियरेंस लेना, अब ये तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जो झालमेल वाली बात हो जाती है। और एयरपोर्ट पर इतना ध्यान भाई रखता कौन है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई पहले आप क्लियरेंस लेंगे अपना कैमरा निकालने के लिए, आप कैमरा ऑन करने के लिए क्लियरेंस लेंगे, और मुझे लगता नहीं है कि एग्जीक्यूट हो पाएगा। देखिए अब हज़ारों लोग, लाखों लोग गुजरते हैं सोनाली एयरपोर्ट से, और उनमें से कई लोग जो है फ़ोटो खींचते हैं। आप किस किस पर कार्रवाई करेंगे बताइए आप? अगर आपने कभी एयरपोर्ट पर इस तरीके से सेल्फी या फिर शूट किया है? कितनी बार गए एयरपोर्ट आप? तो साथ ही अब एयरपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो एयरपोर्ट ऑपरेटर को हर शूटिंग और फोटोग्राफी का जो रिकॉर्ड है वो 3 साल तक संभाल कर रखना होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि आप काफी बार गए हैं और आपने बहुत सारी फोटोज और वीडियोस निकाली हैं, तो शायद इसलिए अभी तक क्योंकि ऐसा नहीं था इसलिए मैं कर पाया। इस फैसले के बाद बहुत दुख हो रहा होगा, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इस फैसले के बाद बहुत दुख भी हो रहा होगा। अभी भी मुझे बल्कि 9 तारीख को भी दोबारा एयरपोर्ट जाना है, मुझे कोई काम है वहाँ पर, है ना। और अब ऐसे क्योंकि मेरे फ्रेंड को रिसीव मुझे करने जाना है तो इसीलिए मुझे जाना, वो हालांकि बाहर से बाहर वाला मामला है ना, लेकिन अंदर तक अभी मैं कर पा रहा था कि भाई शूट हम कर रहे थे, चलिए ठीक है, आपने रील बना ली, फोटो खींच ली। अभी तक तो ऐसा था, तो मतलब 2-3 बार जाना हुआ तो फिर वो कर पा रहे हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि दिक्कत होगी। फ़ोन जो जेब में रहे वो ठीक है भाई, क्योंकि अब आप खबर बता रहे हैं तो क्यों फालतू का चांस लेना है ना। बिल्कुल। तो फिर बस वही बात है कि, और आपने कभी नोट किया है कि आई एम सो सॉरी अबाउट दिस, कि जब एयरपोर्ट पर जब लोग जाते हैं तो सबसे पहले कैमरा ही निकलता है कि IGI एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, हम यहाँ से जा रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें अब नियम बना तो दिया सरकार ने, चलिए अच्छी बात है, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी ऑपरेशंस में कोई भी चीज़ बाधा नहीं बननी चाहिए। लेकिन अब दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि अब लोग मानते कितना है वो देखने की बात है। एयरपोर्ट से आगे बढ़ते हैं। अब दिल्ली वालों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है, वो क्या है वो सोनाली बताएंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा परेशान है। बिल्कुल, अब मैं ही परेशान नहीं हूँ, लेकिन आप बाकी सारे जो दिल्ली वासी हैं सब परेशान हैं भीषण गर्मी से। क्योंकि गर्मी को लेकर के मौसम विभाग की बात करें तो ये बात अब कही जा रही है कि आपको आने वाले 1-2 दिनों में राहत जरूर मिल सकती है, क्योंकि मौसम जो है वो अचानक करवट ले ली है, और मंगलवार को पूरे दिन आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही। हालांकि बारिश तो देखने को नहीं मिली, लेकिन तापमान में गिरावट जरूर देखने को मिली है। और वहीं अगर मौसम विभाग की बात करें तो कहा जा रहा है कि आने वाले 2 दिनों में बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसे में दिल्ली वासियों के लिए और जो NCR के जो लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बारिश आएगी, और साथ ही साथ दोपहर के समय अगर बात करें तो चिलचिलाती धूप, गर्म हवाएं, कहीं ना कहीं लोगों को इन चीजों से राहत जरूर मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या दिल्ली में बारिश होगी? ये मुझे लगता है कि हर दिल्ली वाला सोचता है सुबह उठता है जब, कि भाई आज क्या बारिश होगी। कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, कल बहुत ज़्यादा तापमान था, कि आज बारिश होगी। हालांकि एक हफ्ते से तो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही है, तापमान में गिरावट है। मौसम विभाग की अगर माने तो भाई बुधवार को भी अब आसमान में आंशिक बादल छाए रहे, यानी कि आज
शाम या फिर रात के समय गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। अगर आपकी किस्म बहुत अच्छी रही तो ये भाई आप थोड़ा सा ठंडक का एहसास ले लें। इसके अलावा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ हवाएं तो चलने की संभावना है, क्योंकि जब तूफान आता है तो वो ऐसा तो है नहीं कि भाई हवा मध्यम मध्यम चल रही है, ऐसा नहीं होता, तूफान तेज़ी आता है। अब मौसम विभाग ने गुरुवार और शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट बारिश का जारी किया, जैसे कि मेरी सहयोगी सोनाली ने बताया। इसका मतलब इन दिनों में तेज हवाएं और बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। यानी दिल्ली वासियों को फिलहाल लू और तपती गर्मी से तो राहत है, कम से कम बारिश हो ना हो बाद की बात है, लेकिन लू से राहत है। इस चीज़ का मजा लीजिए। बिल्कुल बसंत, अब देखने वाली बात होगी कि बारिश होती है या फिर नहीं होती है। इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और पेट्रोल और डीजल और सीएनजी के क्या कुछ दाम है वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। बिल्कुल, आज दिल्ली में पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो हैं 102 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर। डीजल की जो कीमतें हैं वो हैं 92 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर और सीएनजी की कीमतें 83 रुपये 9 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से बढ़ने के बाद। बिल्कुल, अगर नोएडा की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 102.12 पर लीटर के हिसाब से। वहीं पर अगर डीजल की कीमत की बात करें तो ये है 95.56 पर लीटर के हिसाब से और सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये है 89.70 पर किलोग्राम के हिसाब से। वहीं अगर गुरुग्राम की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 100.16 पर लीटर के हिसाब से। डीजल की कीमत की बात करें तो ये है लगभग 92.73 पर लीटर के हिसाब से और सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये 85.12 पर किलोग्राम के हिसाब से। तो चलिए अब सोना चांदी की बात कर लेते हैं, क्योंकि सोना चांदी आजकल तो भाई सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, थोड़ा सा कम हुआ है सोना। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना आपको आज मिलेगा 1,56,360 रुपये प्रति तोला। और वहीं अगर चांदी की बात करें तो ये है 2 लाख, आपको बता दें कि 2,79,900 रुपए पर किलो के हिसाब से। तो सोना चांदी का जो प्राइस है वो हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और आप देख लीजिए, क्योंकि गोल्ड को लेकर के तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपील की गई है कि आप गोल्ड ना खरीदें, लेकिन उसका असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो प्राइस है वो लगातार गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर चांदी की बात करें तो उसमें थोड़ी कमी जरूर आई है। तो आप देख लीजिए आपको सोना लेना है या फिर चांदी। बिल्कुल, और चांदी तो महंगी इतनी हो गई है कि भाई 2,79,900 रुपये अब थोड़ा सा बढ़ती हुई नजर आ रही है फिलहाल। अब चांदी बढ़ रही है, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, तो एक ब्रेक ले लेते हैं, करोगे मुलाकात। तब तक के लिए इस कार्यक्रम के पर समाप्त।